जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार नवदीप सर के साथ। तो आज के इस सेशन में आप लोगों को आंसर्स नहीं देने, आंसर दूंगा मैं और क्वेश्चंस देखने चलना है। क्वेश्चंस देखते हुए आपको अपने मन में उत्तर देते चलना है। तो आप अपने मन में उत्तर दीजिए और मन में उत्तर देते हुए आप बहुत सारी चीजों को बेहतरीन तरीके से समझिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और बहुत जरूरी भी है। तो चलो फिर शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस सेशन को। और जैसा कि आपको पता है, मैंने कहा था कि कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको आज बताऊंगा। जैसे मैंने माउंटेन पासेस के बारे में आपसे पहले ही कहा था कि जब पर्वतों के दर्रे के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, पर्वतों के दर्रे, तो पर्वतों के दर्रे के ऊपर लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हमने आज डेडिकेट कर दिए हैं और मैप के साथ ताकि आपको ऐसा ना हो कि सर माउंटेन पासेस के बारे में हमने जाना नहीं। तो जैसा कि आपको पता है, प्रैक्टिस सेशन ही चल रहे हैं हमारे, आपसे बातें भी होती रहती हैं और प्रैक्टिस भी होती रहती है। तो आप सभी लोग हेलो हेलो लिखना बंद कर दो, गुड इवनिंग लिखना बंद कर दो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न हमारे पास आता है कि भारत का जो अकेला एक्टिव वॉल्केनो है इंडिया में, वो कौन सा है? तो आप सभी को पता है कि वो है बैरन आइलैंड। और अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर मैंने जो मैप रखा है, वो मैप आपको काफी हेल्प करेगा। जैसे आप इस मैप को देखते हुए ये भी समझ जाओगे कि वैसे तो अंडमान और निकोबार के 21 आइलैंड्स का नाम चेंज कर दिया गया है, यानी 21 द्वीपों का नाम बदल दिया गया। अब आप देखोगे यहाँ पे, तो एक है बैरन द्वीप, और ये नॉर्थ अंडमान के दूर देखो, पूर्व में जाकर के एक नरकोंडम द्वीप है। आपको पता है ये नरकोंडम भी एक वॉल्केनो से बना आइलैंड है, यानी एक ज्वालामुखी से बना हुआ द्वीप है। और ये बैरन तो खैर सक्रिय ज्वालामुखी है, ये तो फटता ही रहता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो अंडमान का हिस्सा है, अंडमान के हिस्से से बैरन काफी दूर है। इतना दूर है ये बैरन कि आप समझ सकते हो, क्या ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर पता है आपको, हैवलॉक आइलैंड था, हैवलॉक द्वीप का नाम चेंज करके स्वराज द्वीप रख दिया गया। नील आइलैंड का नाम चेंज करके शहीद द्वीप रख दिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड नाम रख दिया गया है रॉस आइलैंड का। और ये देखिए, ये अंडमान का हिस्सा है। अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच का हिस्सा 11 डिग्री चैनल कहलाता है, जो कि डंकन पैसेज से होकर गुजरता है। और फिर लिटिल अंडमान और फिर ये जो निकोबार का हिस्सा है, लिटिल अंडमान और निकोबार के हिस्से में 10 डिग्री चैनल है। और तो और जो निकोबार का ऊपरी हिस्सा है और निकोबार का ग्रेट निकोबार हिस्सा है, तो लिटिल निकोबार और कामोर्टा, इन दोनों के बीच में सोम्ब्रेओ चैनल है। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये है ना ये जो एक खास बात है, ये एक खास बात इस पर्टिकुलर आइलैंड की है। वैसे ये बहुत खूबसूरत है, आप लोग घूमने जरूर जाइएगा, जब सिलेक्शन ले लीजिएगा। और ये सिलेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा तब जब आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे, और उसके बाद फिर आप इसमें से पढ़ाई कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य में न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? अच्छा, घाटी वाले क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूज करते हैं, तो आपको आंसर नहीं देना, मैं बताऊंगा आंसर, आप टेंशन मत लो। एक है जिसको हम लोग कहते हैं पिन वैली। अब आप सभी जानते हो कि पिन वैली का मतलब हो गया पिन घाटी, और पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। फिर उसके बाद आता है एक साइलेंट वैली, और ये साइलेंट वैली का नाम वैसे तो साइलेंट वैली ही है, पर इसको लोग शांत घाटी कह देते हैं। तो शांत घाटी केरला में है। फिर उसके बाद है वैली ऑफ फ्लावर्स, और वैली ऑफ फ्लावर्स को लोग कहते हैं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। यानी ये जो वैली नाम वाले हैं ना, न्योरा वैली पश्चिम बंगाल में है, तो न्योरा वैली पश्चिम बंगाल में, पिन वैली हिमाचल प्रदेश में, साइलेंट वैली केरला में, और वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में। तो पिन घाटी हिमाचल, शांत घाटी केरला, और फूलों की घाटी यूके। बाकी बंगाल की बात है तो बंगाल में न्योरा वैली है। आगे चले, एक और क्वेश्चन हमारे सामने है, देखो दोस्तों, लेकिन ये देखो खूबसूरत है न्योरा वैली। ठीक, शेख अशरफ कह रहे हैं कि आप जो ये जैकेट पहनते हैं दे सकते हैं क्या? क्यों दे दूं, मैंने कमाई है ये जैकेट।
ले लेना यार, सिलेक्शन लेके आना, ले जाना मेरी ये जैकेट, कोई दिक्कत नहीं, पर सिलेक्शन लेके मिलने आना, घर तो नहीं भेजूंगा आपके। तो ये नियोरा वैली राष्ट्रीय उद्यान की कुछ फोटोज हैं, और अगर सिलेक्शन नहीं लेके आए तो मतलब बता रहा हूं आपको, सिलेक्शन ना लेने पर आपका जो चेहरा है ऐसा दिखेगा, इसलिए सिलेक्शन जरूर ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हम ही दे देते हैं, और आपको पता ही है। तो बे ऑफ बंगाल में जो लोकेटेड है वो है अंडमान, क्योंकि बाकी ये जो हैं ये सब अरब सागर में लोकेटेड है। तो लक्षद्वीप और मालदीव्स ये सब अरब सागर के हैं। मालदीव्स तो फिर भी हिंद महासागर में है क्योंकि नीचे वाले पोर्शन में है, लक्षद्वीप अरब सागर में है, अरेबियन सी में। बे ऑफ बंगाल में बाकी अंडमान और निकोबार है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। आगे चले तो एक क्वेश्चन बनता है हमारे पास, उज्जैन कौन सी नदी के तट पर है। तो उज्जैन जिस नदी के तट पर है उसका नाम है शिप्रा, और चूंकि आप तो जानते हो उज्जैन किसकी नगरी है, महाकालेश्वर की नगरी। तो ये पूछा जाता है, मतलब सारे ज्योतिर्लिंगों में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ज्योतिर्लिंग बहुत ज्यादा फेमस है, कुछ ज्योतिर्लिंग कम फेमस है। जैसे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, तो ये इतना ज्यादा फेमस नहीं है, या बाबा बैजनाथ ज्योतिर्लिंग, ये इतने ज्यादा फेमस नहीं है जितना केदारनाथ और महाकालेश्वर फेमस है। आपको नहीं लगता ऐसा? जितना हम सुनते रहते हैं महाकालेश्वर के बारे में, काफी ज्यादा सुनते हैं लोग, महाकालेश्वर के दर्शन की इच्छा जताते हैं, पर अभी मैंने कभी ऐसा नहीं सुना कि कोई कहे बाबा बैजनाथ के दर्शन करने जाना है, या कोई कहे मल्लिकार्जुन दर्शन करने जाना है ना। थोड़ा सा तो है, लोगों का झुकाव है। तो कुछ महाकालेश्वर और केदारनाथ जैसे, ठीक है, फेमस है। तो आपको पता ही है शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन है। बाकी मैंने एक लिस्ट आपको देनी थी, वो लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। ये जो आप खूबसूरत सी इमेज देख पा रहे हो, ये शिप्रा नदी है, उसके बगल में उज्जैन है। उज्जैन में ये जो मंदिर है, ये मंदिर तो है ही, फिर उसके तट पे दूर है महाकालेश्वर, ठीक है। चंबल कौन सी नदी की सहायक नदी है, तो इसका सही आंसर है यमुना, यमुना की सहायक नदी। अच्छा एक क्वेश्चन है, देखो ट्राइब के क्वेश्चन दे दूंगा नीतीश आपको, नितिन दबस। एंड लखविंदर का क्वेश्चन है कि बे और गल्फ के बीच में क्या अंतर है। देखो जैसे मान लो कि ये कोई जमीन का हिस्सा है जहां पर पानी काफी चौड़े एरिया से जमीन के अंदर घुसता है और अंदर जाकर संकरा हो जाता है ना। मान लो कि यहां पर कोई ओशियन है, यानी महासागर। इस महासागर का पानी जब जमीन के हिस्से में घुसता है ना, तो ये देखिए एंट्री इसकी चौड़ी है, लेकिन अंदर जाकर पानी कम हो जाता है। तो चौड़ी एंट्री और पानी अंदर कम हो जाना, यानी कि संकरा हो जाना, इसे बे कहते हैं। हिंदी में भी खाड़ी कहा जाता है इसे। और इसी का जस्ट उल्टा, कि जैसे मान लीजिए कि ओशियन अथवा समुद्र का हिस्सा है और जमीन के हिस्से में पानी अंदर की तरफ घुसे काफी संकरे हिस्से से और अंदर जाकर के चौड़ा हो जाए। जैसे ये जमीन है जिसमें मैंने लाइन खींच रखी है, और ये है पानी। अब पानी की एंट्री देखिए संकरे हिस्से से हो रही है ना, लेकिन पानी अंदर जाकर के अपने बॉडी को चौड़ा कर लेता है, तो इसे गल्फ कहते हैं। आयरनी ये है कि इसको भी हिंदी में खाड़ी ही कहा जाता है। तो जैसे बे ऑफ बंगाल, कभी आप देखो ना, यहां पर अभी फोटो दिखा रहे थे आपको, तो इसको देखिएगा, ये देखिए, ये बे ऑफ बंगाल में जो पानी है वो देखिए कितने चौड़े से अंदर घुसता है, लेकिन अंदर जाकर पानी सकरा हो जाता है। तो पानी चौड़े से घुसेगा और अंदर जाके सकरा हो जाएगा, तो इसे कहेंगे बे, है ना। लेकिन एट द सेम टाइम याद रखिएगा, जैसे अगर मैं आपको, ये थोड़ा इमेज सही नहीं है या ये मैप सही नहीं है, यहां आप देखेंगे ना तो ये खंभात की खाड़ी है। अब देखिए यहां सकरा है, लेकिन अंदर जाकर के पानी चौड़ा हो जाता है, तो संकरे एरिया से घुस के पानी अंदर चौड़ा हो जाता है, इसलिए उसको खंभात की खाड़ी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है, जो पॉइंट बेहद जरूरी है। खैर चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की। और चंबल में मैंने आपको क्या बताया, मैंने चंबल में आपको कहा कि चंबल का जो एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, वो इम्पॉर्टेंट हिस्सा गांधी सागर बांध मंदसौर जिले में है, मध्य प्रदेश में।
फिर उस पर चित्तौड़गढ़ में है राणा प्रताप सागर बांध, फिर उस पर कोटा के पास है जवाहर सागर बांध, और कोटा में ही कोटा बैराज भी है। चंबल नदी जा करके मिल जाती है यमुना में इटावा के पास में। तो ये चंबल की खास बात है। चंबल नदी बीहड़ बनाती है। बीहड़ का मतलब होता है रेवाइंस, कि मिट्टी के रेत के धौरे दिखते हैं। एक क्वेश्चन है, सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंग झारखंड में बाबा वैद्यनाथ धाम है। तो सबसे पवित्र आप किस बेसिस पर कह रहे हैं धीरज कुमार पांडे? मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि महाकालेश्वर से ज्यादा पवित्र मंदिर है झारखंड का बाबा वैद्यनाथ, या केदारनाथ से ज्यादा पवित्र है, अथवा काशी विश्वनाथ से ज्यादा पवित्र है? मतलब पवित्रता का पैमाना आपका क्या है? कैसे आप किसी भी टेम्पल को हॉली कह सकते हैं और ज्यादा हॉली है? पवित्रता का पैमाना गूगल में पढ़े हैं। अरे भाई साहब, ऐसा नहीं होता यार। फैक्ट्स महत्वपूर्ण है। खैर देखो दोस्तों, मैं आपको क्या बता रहा था, ये देखिए, ये चंबल नदी है, इंदौर के पास से निकलती है, महू से चंबल आगे की ओर बढ़ती है। देखो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में बॉर्डर बनाती है, और यहाँ भिंड के किनारे से बहते हुए मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में बॉर्डर बनाती है। यहीं पर इटावा है, जहां जाकर यमुना में मिल जाती है। बनास नदी इसी की सहायक है, काली सिंध इसी की सहायक है, और पार्वती नदी भी इसी की सहायक है। तो बनास, काली सिंध और पार्वती ये मिल जाती हैं चंबल में। एक क्वेश्चन आता है हमारे सामने जिसका आंसर आपको नहीं देना, ये तो छोड़ देते हैं क्वेश्चन को। इनमें से कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसमें फर्टिलाइजर का सबसे कम इस्तेमाल किया जाता है? तो फर्टिलाइजर का सबसे कम इस्तेमाल किया जाएगा दोस्तों, याद रखिए, एलुवियल सॉइल में। तो जो एलुवियल सॉइल है वह कम से कम फर्टिलाइजर में ज्यादा से ज्यादा उपज देती है। वरना क्या होता है कि बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर मिलाना पड़ता है। फर्टिलाइजर का मतलब होता है खाद, उर्वरक जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। लोहित रिवर एक ट्रिब्यूटरी है, तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो इसका सही आंसर आप सभी को पता है कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी होगी। एक क्वेश्चन है अंशुमन का कि व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू बी अ लैंडलॉक्ड कंट्री? कंडीशंस कोई रिक्वायर नहीं है, उसकी बॉडी किसी भी वाटर बाउंड्री से नहीं जुड़नी चाहिए। मतलब दैट कैन बी अ लेक और अ रिवर, बट दैट शुड नॉट बी एनी ओशियन, सी, गल्फ और स्ट्रेट। मतलब कोई ऐसी वाटर बॉडी नहीं होनी चाहिए जो बड़ी वाटर बॉडी हो। जैसे कोई भी चैनल जो दो बड़े बड़े महासागरों को जोड़ता है उसे स्ट्रेट कहते हैं। स्ट्रेट से जुड़ा हुआ ना हो, दो बड़े महासागरों की जगह दो खाड़ियों को जोड़ने वाला, एक खाड़ी को दूसरे महासागर से जोड़ने वाला, एक सागर को दूसरी खाड़ी से जोड़ने वाला चैनल स्ट्रेट हो सकता है। तो किसी सागर, महासागर, स्ट्रेट अथवा किसी से भी बॉडी ना लगती हो या बॉर्डर ना लगता हो, और झील हो सकती है, ठीक है, झील का कोई इश्यू नहीं है। लैंड लॉक्ड कंट्री का यही सीन होता है। जैसे इस दुनिया में सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है मंगोलिया। मंगोलिया के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लैंड ही है, उसका कोई समुंदर से किनारा नहीं है। कोस्टल एरिया नहीं होना चाहिए इज द करेक्ट आंसर। दैट शुड नॉट बी अ कोस्टल एरिया। अंकित कुमार, चौड़ा क्यों होता है इसका शेप? यार ये तो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में तो कुछ भी होता रहता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है लोहित नदी किसकी सहायक है? तो देखिए यहां पर हमने एक फोटो रखा हुआ है, और इस फोटो में आप देख रहे हैं दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहिंग, दिखो, धमस्ती, कोपली, धनसिरी, सुबानसिरी, सियांग, मानस, संकोश और तीस्ता, ये सब नदियां सहायक है ब्रह्मपुत्र की। तो हम रखेंगे एक क्वेश्चन, नेपाल भी लैंडलॉक्ड है पर नेपाल मंगोलिया से छोटा है। ये आपके लिए जानकारी के लिए अरुण जी बता रहा हूं। हाँ, नेपाल भी लैंडलॉक्ड है, भूटान भी लैंडलॉक्ड है, इवन अफगानिस्तान भी लैंडलॉक्ड है। अफगानिस्तान के चारों तरफ ईरान और ये वो दुनिया भर के ना सब कुछ है। ठीक है, चलिए एक
नितिन का क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि सर ये बताइए कि जो पॉट होल्स होते हैं वो पॉट होल्स क्या होते हैं? यार पॉट होल्स तो रोड पे होते हैं। अब रोड वाला पॉट होल्स पूछ रहे, रोड में जो गड्ढे होते हैं उनको पॉट होल्स बोलते हैं, खराब क्वालिटी की वजह से। ज्योग्राफी में एक जगह पॉट होल्स हो सकते हैं यार, वो पॉट होल्स होते हैं नदियों में। सो नदी अगर मान लो जैसे बहती हुई जा रही है ना, और कहीं की मिट्टी को नदी तोड़ दे, फॉर एग्जाम्पल नदी ऐसे बहते हुए आ रही थी ऐसे, और नदी ने क्या किया, नदी ने यहां पर की मिट्टी तोड़ दी, ये वाली मिट्टी। तो अब नदी का जो पानी है वो पानी ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा, जिसको हम लोग भंवरा बोलते हैं, ऐसे घूम जाता है पानी, बिकॉज उसने आसपास की मिट्टी का कटाव कर दिया है। तो जब आसपास की मिट्टी का कटाव हो जाता है और वो पानी ऐसे घूम रहा होता है तो उसको पॉट होल जरूर बोलते हैं। ये ज्योग्राफी का काफी डेप्थ वाला पॉइंट है। कहां पढ़ लिया यार तुम? एसएससी की तैयारी कर रहे हो कि यूपीएससी की? ठीक है रोहित जी, रिवर सिस्टम वाली क्लास कीजिएगा, उसमें मैंने काफी कुछ बताया है कि कैसे रूट चेंज होता है। खैर, जयंतिया मेघालय में पाई जाती हैं, क्योंकि गारो, खासी और जयंतिया ये तीनों जनजातियां हैं जिनके नाम पर तीनों पहाड़ियां हैं। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। कुलविंदर, फ्रांस और इंग्लैंड जो है ना, उन दोनों के बीच में जो वाटर बॉडी है उसको इंग्लिश चैनल बोलते हैं। ये लगभग 75-76 किलोमीटर का स्ट्रेच है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा मेघालय। आगे हमारा मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है पेडोलॉजी। और मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया को पेडोजेनेसिस कहते हैं। चट्टान के टूटने की प्रक्रिया को वेदरिंग कहा जाता है। वेदरिंग का मतलब होता है अपक्षय होना। ठीक है, तो वो आपको याद रखना है। जैसे चट्टान का टूटना, चट्टान का टूटना, चट्टान का टूटना मतलब कि चट्टान का टूटना क्या होने के लिए, तो ये याद रखना, मिट्टी बनने के लिए, बनने के लिए, एंड दैट टू मौसम के कारण। तो मौसम की वजह से चट्टान का मिट्टी बनने के लिए टूटना वेदरिंग कहलाता है, और वेदरिंग को हिंदी में कहा जाता है अपक्षय। एक तो ये पॉइंट है हमारे लिए। फिर दूसरा, चट्टान का टूट करके मिट्टी बनने की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को कहा जाता है पेडोजेनेसिस। और जो चट्टान का हिस्सा मिट्टी टूटकर बनता है उसे कहते हैं रेगोलिथ। तो चट्टान का वह हिस्सा जो टूटकर मिट्टी बने वह रेगोलिथ है। चट्टान का टूटना मिट्टी बनने के लिए, इस प्रक्रिया को पेडोजेनेसिस कहते हैं। और चट्टान का मौसम के कारण टूटना, यह वेदरिंग कहलाता है। क्लियर हुआ? तो याद रखना है। अरे मत लिखो एबीसीडी यार, मुझे पता है आपको आंसर आता है, अपने मन में उत्तर दे लो। क्यों एबीसीडी लिखते हो? देखो यार, किसी का इंपॉर्टेंट कमेंट मिस हो जाता है। ठीक है, रोहित कह रहे हैं कि जैसे बादल कैसे फटता है, तो बादल फटने का सिद्धांत ये है कि जैसे मान लो मॉनसून वाली हवा एक तरफ से आई और दूसरी तरफ एस्केप के लिए कोई जगह नहीं है, निकलने की जगह नहीं। अक्सर पहाड़ों पे बादल फटते हैं, उसके पीछे वजह यह है कि एक तरफ से मॉनसून वाली हवा आ रही है, वो एक जगह पर लॉक हुई, इससे पहले कि वो निकल पाती या बरस पाती, दूसरी मॉनसून वाली हवा आकर के वहीं पर लॉक हो गई। तीसरी मॉनसून वाली हवा या लगातार हवा आकर के लॉक होती रही, तो धीरे 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 हवा की डेंसिटी बढ़ जाती है। और जब हवा की डेंसिटी बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि वो पानी की बूंदें जो हवा में मौजूद हैं वो बहुत जल्दी कंडेंस होंगी और संघनन के तुरंत बाद एक ही जगह पर बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगी, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। जो एक ही जगह पर बहुत ज्यादा बारिश होती है इसको हम बादल का फटना कहते हैं, इसको बोलते हैं क्लाउड बस्टिंग। क्लियर हो गया? एक पॉइंट है कि अमेज़न फॉरेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट है या फिर डेसिडुअस? एवरग्रीन है डियर। स्नोफॉल और हेलिंग सेम है? नहीं देवजीत, स्नोफॉल और हेल सेम नहीं है। मैं बता देता हूं आपको ऐसे कि जैसे अगर मान लो
शायद मैंने ये पढ़ाया है। हम यहां पर हमारे बादल हैं और इन बादलों से बारिश पहाड़ों के नीचे वाले हिस्से में हो गई। जब इन बादलों में बहुत कम पानी बचा तो बहुत कम पानी लेकर के ये बादल, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर लेकर के ये बादल पहाड़ों के उन हिस्से में पहुंचे जहां पर टेम्परेचर बहुत कम होता है। पहाड़ों का जो रिमझिम वाला बादलों का जो रिमझिम बारिश है ना, बादलों की वो जो रिमझिम बारिश होती है ऊपर, वो रिमझिम बारिश नीचे आते आते बर्फ में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन वो बर्फ में कन्वर्ट होने वाली जो बारिश है वो इतनी महीन होती है बारिश, जैसे आप लोग कभी सावन में देखे होंगे, सावन में आप बाइक चलाते हो, आगे का हिस्सा शर्ट का भीग जाता है, लेकिन इतनी रिमझिम बारिश हो रही होती है कि पीछे का हिस्सा नहीं भीगता। इसको ड्रिजलिंग बोलते हैं दोस्तों, बहुत महीन बारिश। तो जब भी रेनफॉल होने के बाद बादल कभी पहाड़ों के ऊपर जाते हैं जिन पे बहुत कम पानी होता है, वो बहुत कम पानी वाले बादल ड्रिजल करते हैं। ड्रिजल करने का मतलब कि उनमें से बहुत रिमझिम बारिश होती है जो कि कम टेम्परेचर की वजह से स्नो में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसे हम स्नोफॉल कहते हैं। तो वो रुई जैसी होती है। दूसरी तरफ हेल का मतलब होता है ओले पड़ना, और ओले कभी पहाड़ों पे नहीं पड़ते, या तो पहाड़ों के निचले हिस्से में पड़ेंगे, उत्तराखंड के निचले हिस्से पे पड़ते हैं। आप कभी नहीं सुनोगे कश्मीर के श्रीनगर में ओले पड़े। श्रीनगर में स्नोफॉल होता है, हेल स्टॉर्म नहीं होता। हेल का मतलब ये कि जब कहीं बादल आगे की तरफ ट्रेवल कर रहे थे और इन बादलों के नीचे कहीं से ठंडी हवा आ गई, तो ये बादलों के टेम्परेचर को अचानक से गिरा देगी। तो जो पानी बादलों के अंदर मौजूद है वह पानी ठंडी हवा के आने की वजह से सीधे बर्फ बन जाएगा। और ये कहीं भी हो सकता है, यूपी में, बिहार में, एमपी में, दिल्ली में, कहीं पर भी भारत में हो सकता है। कहीं से भी ठंडी हवा आकर बादलों को सीधे सीधे पानी बनने की बजाय बर्फ बना सकती है। और ऐसी स्थिति में ये जब गिरेंगे तो ओले पड़ते हैं। तो ओला कभी पहाड़ों के ऊपर नहीं गिरता और स्नोफॉल कभी नॉर्मल एरिया में नहीं होता। ओला नॉर्मल एरिया में होगा और स्नोफॉल हमेशा पहाड़ों के ऊपर वाले हिस्से में होगा जहां टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत कम होता है। एक क्वेश्चन है राजदीप का कि सारे रामसर और नेशनल पार्क याद करने पड़ेंगे या कुछ इंपॉर्टेंट कर लो, क्विज देते रहो, धीरे धीरे याद हो जाता है। ठीक है, सुमन जी आपका कमेंट आ रहा है ऑलरेडी। यस अंशुमन, दे गेट एडेड विथ सॉइल ओनली। ठीक है, मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक है शेख अशरफ। सुनामी आने की वजह होती है अंडर वाटर अर्थक्वेक। तो अंडर वाटर अर्थक्वेक का मतलब है कि जो हमारा समुंदर की सतह है, उस समुंदर की सतह के निचले हिस्से में अगर अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक ऐसे में हमारे वाटर को डिस्प्लेस करता है और वाटर डिस्प्लेसमेंट फिर सुनामी लाता है। सुनामी को एक्चुअली अगर आप समझोगे ना ऐसे, तो सुनामी का मतलब होता है, एक है सु और दूसरा है नामी। शायद मैंने ये पढ़ाया था आपको। सुनामी में मैंने यह भी कहा था कि ये हार्बर, इसका मतलब बंदरगाह होता है, और नामी का मतलब होता है वेव्स। तो सुनामी वास्तव में जापानी भाषा का शब्द है, जापानी भाषा का एक शब्द है कि हार्बर पे, बंदरगाह पे आने वाली बहुत तेज तेज लहरें सुनामी कहलाती हैं, और इनका कारण है पानी के नीचे अर्थक्वेक आना। ठीक है, बादल फटने का क्लाइमेट चेंज से क्या रिलेशन है? एज सच नहीं है कुछ भी। ज्वार भाटा मतलब होता है समुद्र के पानी की लहरों का ऊपर आना ज्वार कहलाता है, और पीछे की तरफ लौटना भाटा कहलाता है। ये तेजी से उठने वाली लहरें हैं। ज्वार का मतलब ऊपर के लिए और भाटा का मतलब नीचे की तरफ जाना। ठीक है, अच्छा मैं ऑलरेडी जो चीज समझा चुका हूं उस पर क्यों प्रश्न करते हो यार? शेख अशरफ कह रहे हैं कि एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं? पृथ्वी के अंदर की तरफ जो भी प्रक्रिया होती है वो पूरी एंडोजेनिक कहलाती है। पृथ्वी के बाहर सरफेस पर जो भी फोर्सेस हैं वो एक्सोजेनिक कहलाते हैं। जैसे सूर्य की धूप पड़ती है पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के अंदर तो नहीं पड़ती।
पृथ्वी की सतह पर जहां सूर्य की धूप ज्यादा पड़ेगी वहां का मौसम गर्म होगा, जहां सूर्य की धूप कम पड़ेगी वहां का मौसम ठंडा होगा। जहां पर मौसम गर्म होता है वहां की हवा भी गर्म हो जाएगी, और गर्म हवा हमेशा ऊपर उठती है। विश्वास ना हो तो गर्म हवा किसी भी बैलून में भर के देखिए, बैलून ऊपर चला जाएगा। गर्म हवा के ऊपर उठने के बाद ठंडी हवा हमेशा उस जगह को भरने की कोशिश करती है। अब जैसे हवाओं में ये मूवमेंट हुआ बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस एंड टेम्परेचर डिफरेंस। तापमान घटा, तापमान घटने पर हवाओं का दाब बढ़ा, तापमान बढ़ा तो हवाओं का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा और हवाएं हमेशा ऊपर उठ जाएंगी। तो हवा जब हाई प्रेशर एरिया से लगातार लो प्रेशर एरिया में आती है, आखिर ये किसी ना किसी फोर्स की वजह से ही है ना कि मोशन हो पा रहा होगा। तो दोस्तों जब जब हम लोग कंसेप्ट को पढ़ते हैं किसी, उस कंसेप्ट में न्यूटन बाबा का एक नियम आता है कि कोई भी चीज अगर एक जगह पर स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी, या चल रही है तो चलती रहेगी, जब तक कि कोई बाहर से फोर्स आके उसको डिस्टर्ब ना करे। तो कभी भी हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर चलने वाली हवाएं किसी न किसी फोर्स की वजह से ही चलती होंगी, क्योंकि मोशन बिना फोर्स के हो ही नहीं सकता। तो एक्सोजेनिक फोर्स का मतलब जो पृथ्वी की सतह पर होने वाली चीजें हैं, चाहे वो रेनफॉल की वजह या रेनफॉल से संबंधित चीजें हों, चाहे वो शावरिंग से संबंधित चीजें हों, चाहे वो हवाओं के चलने से संबंधित चीजें हों, एक्सोजेनिक मतलब सतह के ऊपर, पृथ्वी की सतह के बाहर। ठीक है मधुरिमा, अभी आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ डियर। ठीक है, एक क्वेश्चन है इनका कि ये बताइए जो एस्कर होता है वो एस्कर वास्तव में क्या होता है, और एस्कर ग्लेशियर से क्या संबंधित है। तो देखो दोस्तों, एस्कर का मतलब जो भी जैसे ग्लेशियर होता है ना, तो ग्लेशियर के अंदर चूंकि पानी है, और वो पानी की जो भी रेत वगैरह होती है, वो रेत वगैरह आ करके अगर किसी जगह पर इकट्ठा हो जाए, जिसमें बजरी छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, या कंकड़ के अलावा महीन रेत होती है, तो ऐसे रेत या कंकड़ आकर अगर किसी जगह पर इकट्ठा हो जाए तो वो रिज बना देते हैं। रिज का मतलब छोटी छोटी ऊंचाई वाले स्ट्रक्चर बनाते हैं। उन छोटी छोटी ऊंचाई वाले स्ट्रक्चर्स को या रिजेस को हम लोग कहते हैं एस्कर्स। ठीक है, आगे चलें। हाँ, प्रियांशु कह रहे हैं कि न्यू स्टूडेंट्स को पिछला वीडियो पूरा देखना ही होगा। हाँ हाँ, पूरा देख लीजिए। विंटर्स में ढका हुआ रहता है धीरज। देखो विप्लोवा हंसा, when I am saying this is a doubt class, that means I want you to ask the questions which you have not understood while I was teaching, or you have studied any concept which you are not able to understand by yourself and that's why you are asking it to me. Otherwise व्हीलर आइलैंड के बारे में बताइए। सी, डाउट क्लास का मतलब या प्रैक्टिस सेशन का मतलब होता है कि आपने कुछ पढ़ाई की, उसके अंदर आपको कुछ समझ में नहीं आया। इट इज लाइक कि मैंने आपको पनीर बना के खिलाई, अब आपको वो पनीर खाने के बाद कोई टेस्ट कम लगा, जैसे नमक कम था सर, या फ्राई कम हो पाया था सर, या पनीर को रोस्ट करना था सर। ऐसा नहीं कह सकते ना आप कि सर पनीर बना के फिर से खिलाइए। चलो मजाक कर रहा हूँ। व्हीलर आइलैंड के बारे में आपको क्या जानना है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड बोल दिया उसको, एंड वो क्या है? शेख अशरफ, इबोनी ट्रीज आर फाउंड इन एवरग्रीन फॉरेस्ट। और मैं शेख अशरफ दोबारा कह रहा हूं तुमको, अगर तुमने क्वेश्चंस वही पूछे जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं फॉरेस्ट की क्लासेस में, कान पकड़ के उठा दूंगा ऑनलाइन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे चल करके एक क्वेश्चन होता है एक स्टूडेंट का, वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिल्स एंड गुलीज। रिल्स और गुलीज जो होते हैं, रिल्स और गुलीज क्या होते हैं? जैसे अगर मान लो मिट्टी है, मिट्टी में कटाव होने लग जाए, तो मिट्टी में जब कटाव होता है और पानी किसी एक जगह से घुस करके निकलता है तो होल बन जाता है। तो पानी मिट्टी में कटाव करने पर किसी एक जगह से घुस करके निकले तो उसे रिल्स कहते हैं, वो रिल कहलाता है, RILL, रिल बोलते हैं उसको। और दूसरा जो पॉइंट है कि अगर ये लार्जर इनसाइड चैनल हो, जैसे मान लो खेतों में पानी लगा रहे हो, ठीक है, खेतों में पानी लगाने में एक जगह की मिट्टी उस पानी ने काट दी और वो लगातार पानी एक दिशा में बहता जा रहा है, बड़ा पतला सा चैनल है,
तो उस पतले से चैनल को हम लोग कहते हैं रिल। और अगर मान लीजिए कि लार्जर चैनल हो जो इंसाइज्ड हो तो उसको हम लोग गुली बोलते हैं। कुल मिलाकर रिल का बड़ा रूप गुली कहलाता है, बाकी इसमें कुछ खास अंतर नहीं है। और हाँ, ये भी याद रखिएगा कि गुली जो होते हैं वो कंटिन्यूअस डिप्रेशन की वजह से बनते हैं, लगातार फोर्सेस लगने की वजह से बनते हैं। अगर ड्रेनेज डेंसिटी, इंग्लिश में ही समझ लो, चूंकि इंग्लिश में क्वेश्चन है आपका इसलिए इंग्लिश में समझ लो, बाकी क्वेश्चन आप आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहे हो कायदे से, मैं बता दूंगा आपको आउट ऑफ सिलेबस। जैसे गुलीज की बात की हमने, तो गुलीज का मतलब क्या बताया कि जो इरोजन होता है वो लार्जर इंसाइज स्केल पर हो जाए तो उसे हम गुली कहते हैं। लेकिन अगर यही चीज ड्रेनेज डेंसिटी या मल्टी डायरेक्शनल स्लोप्स को डिफाइन कर दे और अलग अलग जगह से स्लोप बनाए हो तो इसको रेवाइन कहते हैं, जिनको मैं बीहड़ कह रहा था चंबल नदी का। ठीक है, एक इनका क्वेश्चन है कि मॉसेस और लाइकेंस जो होते हैं वो मॉसेस और लाइकेंस कौन से फॉरेस्ट में पाए जाते हैं? टुंड्रा रीजन में पाए जाते हैं, टुंड्रा फॉरेस्ट में। ठीक है, देन बरमूडा ट्रायंगल जैसी कोई चीज अब नहीं रही, अब उसके बारे में बात भी नहीं करना है। Anshuman, I don't think it is a doubt that is to be asked in this class because एक बात बताओ, आप एसएससी, रेलवे या एनवीएस, नवोदय विद्यालय के किसी भी एग्जाम में ऐसा डाउट पूछा जाएगा कि डैम डिस्प्यूट अबाउट द इंडिया एंड चाइना, व्हाट इज द एक्चुअल रीजन फॉर दैट, है ना? तो मतलब ऐसे डाउट पूछो जो एक्चुअली पूछे जा सकते हो। बट मैं फिर भी रीजन बता देता हूँ, जब भी आप किसी भी नदी पर डैम्स बनाते हो तो नदी के पानी को ही नहीं, रेदर आप जिस नदी के आगे वह देश है, कोई भी देश है, आप उस देश को भी सकते में डालते हो। फॉर एग्जाम्पल, जितना हमारा ड्रेनेज पैटर्न पाकिस्तान की तरफ जाता है, अगर हम सब पे 3-3, 4-4, 5-5 बांध बना लें और बारिश के टाइम पर जब हमारी नदियां फ्लडेड होती हैं उस टाइम पर उस बाढ़ के पानी को छोड़ दें तो पाकिस्तान पूरा बह नहीं जाएगा? लाहौर एक दिन में कराची शिफ्ट हो जाएगा ना। तो जब लाहौर एक दिन में कराची शिफ्ट हो जाएगा, सो वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट ना, अननेसेसरी प्रेशर नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं संजना, सिर्फ आप देख सकते हो ये। तो देवेंद्र जाट कह रहा है तो फिर गुली और ऑक्सबो में क्या डिफरेंस है? अरे भाई साहब, गुली में खेतों में पानी लगाने की बात कर रहा हूं, ऑक्सबो में मैंने बताया था कि जो नदी का फ्लो है वो नदी का फ्लो ही सीधा हो जाता है। मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ यार, जैसे पानी निकल रहा हो और नीचे से कहीं होल हो जाए, नॉर्मल शेप, मतलब छोटी छोटी जगहों पर होता है ये, खेतों वेतों की बात कर रहा हूं मैं ना। तो वो तो है ही। टूटने का कारण मिट्टी बनने के लिए और मौसम के कारण एक्सप्लेन सर। अरे, चट्टान के टूटने का कारण मिट्टी बनने के लिए मतलब ये है कि अगर कोई रॉक है, चट्टान है, चट्टान का टूट करके मिट्टी बनने वाली प्रक्रिया पेडोजेनेसिस कहलाती है। चट्टान जिस वजह से टूटती है उस वजह को वेदरिंग अथवा अपक्षय कहते हैं, क्योंकि मौसम धीरे धीरे उस चट्टान को तोड़ देता है, कभी बारिश है, कभी धूप है, कभी ठंड है, तो चट्टान टूटती ही है। और मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं, सिंपल। नितिन कह रहा है हाउ केव्स आर फॉर्म्ड इन माउंटेन, प्लीज एक्सप्लेन। नितिन दबस, व्हिच एग्जाम आर यू प्रिपेयरिंग फॉर? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी। just a minute. कुलविंदर जी, ये डाउट बाद में। नितिन दबस, you are preparing for UPSC and you are coming to this batch. This is not the correct batch to ask any questions of the UPSCs. I am denying your question.
and you can report me also, because I will never allow anybody preparing for UPSC civil services to have enrolled into a course which costs just 1500 rupees or even below that. ठीक है 1500 रुपए की फीस में यूपीएससी का क्वेश्चंस, नेवर चलो आगे चलते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन हमारे पास आता है, गुरु शिखर जो सबसे ऊंची चोटी है राजस्थान की, यह कहाँ है? तो यह अरावली के पर्वतों पर है। और जो अरावली के पर्वत है, अरावली के पर्वतों से गुरु शिखर चोटी इस तरह की लगती है। अगर आप जाओगे घूमने के लिए तो गुरु शिखर की चोटी ऐसी होती है। यार यू नो नितिन, हाउ कम यू सो श्योर दैट यू कम टू दिस बैच? इज लाइक हु हैव मेड यू टू एनरोल इन दिस बैच? दिस इज अ बैच फॉर एसएससी एग्जाम्स यार, दिस इज नॉट अ बैच फॉर यूपीएससी एग्जाम्स। सिंपल है। मतलब हु आस्क्ड यू? इट्स गुड, आप पढ़ाई कर सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो क्वेश्चन, बट नॉट इन द क्लास यार। यू नो ऑलवेज आप ऐसा क्वेश्चन पूछिए जो सबके फेवर में हो। आप केव बनने की फॉर्मेशन की प्रक्रिया पूछ रहे हो, यहाँ एसएससी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, रेलवे वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को क्या मतलब इस चीज से ना? तो आप अपने पर्सनल प्लेजर के लिए डियर नहीं कर सकते ऐसा। आपको ये देखना पड़ेगा कि किस एग्जाम को हम लोग केटर कर रहे हैं, है ना? थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ा। आई होप कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे तो मैं एथिक्स की बातें कर रहा हूं। चलो, तो हम आपको जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, प्राची द्विवेदी, कहीं और से पूछना यार क्वेश्चन। अब आप खुद ही सोचो कि आप लोग जो क्वेश्चन पूछते हो कि आपके एग्जाम में आता है कोई कैलाश पर्वत पे जब सनलाइट पड़ती है तो वो गोल्डन क्यों दिखता है? अरे गोल्डन दिखता ही है क्योंकि सुबह सुबह की लाइट, सनलाइट भी पीली होती है, और सबसे साफ जगह पे पड़ेगी तो स्वाभाविक है कि वो पीले रंग का ही दिखेगा। इट्स लाइट ए फिनोमिना यार। साइंस वाले फैकल्टी से पूछो ना ये क्वेश्चन। भगवान, पर्वतकृत वर्षा किसके कारण होती है? मैं आपको क्वेश्चन का लेवल बता रहा हूं, ये पूछा जाता है। तो पर्वतकृत वर्षा जो होती है वह माउंटेन्स की वजह से होती है। ये हिंदी में है पर्वतकृत वर्षा, इसको इंग्लिश में कहते हैं ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। यानी जब कोई पहाड़ होता है, जैसे मान लो ये पहाड़ है और बादल यहाँ से ऊपर जा करके चढ़ने की कोशिश करते हैं, तो ऊपर जाने की प्रक्रिया में ठंडे हो जाते हैं, तो यहीं पर एक जगह पे बारिश कर देते हैं। तो जैसे कश्मीर की घाटी वाला क्षेत्र है, मान लीजिए मैं आपको कहूं कि ये है हमारा कश्मीर, तो कश्मीर के इस वाले पोर्शन में खूब बारिश हो जाती है, लद्दाख वाला सूखा रह जाता है। तो लद्दाख वाले के सूखे रह जाने के पीछे रीजन यही है, जिसे हम लोग पर्वतकृत वर्षा कहते हैं, अथवा इसे ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है। एक नितिन दबस, आप इस बैच में आए कैसे? मतलब कहाँ से आप इस बैच में आए? आपने कैसे, कौन कौन सी फैकल्टी से पढ़ाई की? प्लीज टेल मी यार। मैं पूछना चाह रहा हूँ, आई विल आस्क इट टू द मैनेजमेंट ऑल्सो, कि मैनेजमेंट ने किसी को गलती से कोई बैच तो नहीं पकड़ा दिया जिस वजह से वो परेशान हो रहा हो? तो आप कैसे आए इस सेशन में? ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। साहिल जी, एक बात बताइए, जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उस एग्जाम के क्वेश्चंस मिलते हैं ना आपको गूगल करने पर? आप क्वेश्चंस करो ना बाबा। आपको जब डाउट आए तो आप मेरे से पूछो। सम क्वेश्चंस ऑन रॉक्स एंड शेल, सर थोड़ा पनीर लेके आओ, सर एक काम करो थोड़ा रायता वायता भी लेके आओ, सर रोटी ना बटर लगा के लेके आना। व्हाट इज दिस भाई? कर पढ़ाई, और कहीं डाउट आए तो मैं हूं। प्लीज डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड यार। भाई डाउट की क्लास है, फरमाइश की क्लास नहीं है ये एक्सप्लेन कीजिए, वो एक्सप्लेन कीजिए। अरे एक्सप्लेन कीजिए नहीं होता। सर मैंने ये पढ़ा, इसमें मुझे ये नहीं समझ में आया, सर मैंने ये पढ़ा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। कोई कह रहा है चट्टानें कैसे टूटती हैं तो उनमें कैसे गुफाएं बनती। अरे गुफाएं बनना, तुम बताओ ना कि गुफाएं बनने के इस प्रोसेस में मैंने ये पढ़ा सर, लेकिन ये पर्टिकुलर प्रोसेस समझ में नहीं आई। जैसे आपने पूछा रिल्स और गुलीज समझ में नहीं आए, तो रिल्स और गुलीज मैंने एक्सप्लेन कर दिए, लेकिन अब आप मुझसे ये पूछोगे कि सर गुफाएं क्यों बनती हैं, कैसे बनती हैं? कैलाश के ऊपर लाइट पड़ती है तो पीली काहे दिखाई देती है? तो मेरे को क्या पता यार। है ना?
लखविंदर, ट्रेलिस और डेंड्रिटिक जो होते हैं ये दोनों रिवर फ्लो के दो सबसे कॉमन पैटर्न है। ट्रेलिस का मतलब 90 डिग्री पर आकर के रिवर किसी दूसरी रिवर को मिलती है, जैसे शिवनाथ रिवर महानदी को मिलती है तो 90 डिग्री पर मिलती है और इसे ट्रेलिस पैटर्न कहते हैं। मैंने रिवर सिस्टम पढ़ाते टाइम बताया था। हाँ बिल्कुल प्रतिभा जी, लेते रहिए ये क्लास। ठीक है, इंडिया के दोनों गल्फ गुजरात में ही है ना। हाँ, एक तो गल्फ ऑफ कच्छ है और दूसरा है गल्फ ऑफ कैम्बे, लेकिन गल्फ ऑफ मन्नार भी है और गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है। अच्छा क्वेश्चन है वैभवी। ठीक है, वैभवी नाम भी गुजरातियों का ही होता है, इनफैक्ट जोशी भी गुजरात में सरनेम खूब होता है। बिल्कुल प्रणव, पढ़ाई करिए। भगवान, अब मैं थोड़ा यहाँ पे ये देखो, ये जो मैंने फोटो रखी है, इस फोटो के हिसाब से आप देखिए पहाड़ के ऊपर से जब बादल गुजरने की कोशिश करते हैं तो ऊपर उठने की कोशिश में ठंडे हो जाते हैं, जिस वजह से बारिश होती है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर किसको कहा जाता है? तो वह स्थानांतरण खेती अथवा शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को कहा जाता है। लेकिन शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम होते हैं। जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में उसे झूम कृषि कहते हैं, मणिपुर में उसे पमलऊ कृषि कहते हैं, बस्तर, छत्तीसगढ़ और अंडमान में उसे दीपा कहा जाता है, बेवार और दहिया इसको मध्य प्रदेश में कहते हैं, पोदू और पेंदा इसको कहते हैं आंध्र प्रदेश में, ओडिशा में इसी प्रक्रिया को पमादाबी कोमन कहा जाता है, वेस्टर्न घाट में इसको कुमार और खी कहते हैं इसको हिमालयन बेल्ट में, जबकि कुरुआ कहते हैं इसको झारखंड में। स्लैश एंड बर्न की सैंडस्टोन किस टाइप का एग्जांपल है? साहिल भैया, साहिल राजपूत जी, सैंडस्टोन एक तरह की सेडिमेंट्री रॉक है। सेडिमेंट्री का मतलब होता है जब कोई नदी किसी एक जगह पर बार बार लेयर बाय लेयर रेत डिपॉजिट करती रहे और उस रेत के डिपॉजिट करने से चट्टान बनी हो। ऐसे ही सेडिमेंट्री रॉक भी एक शेल होती है। शेल जो होती है ना, शेल भी एक तरह की सेडिमेंट्री रॉक ही होती है कि बार बार लेयर बाय लेयर वो डिपॉजिट होने की वजह से बनती है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि सेडिमेंट्री जो होती है वो कैसी रॉक होती है? तो लेयर्ड रॉक होती है। इसको हम लोग कहते हैं परतदार चट्टान। ठीक है, लाइमस्टोन, चाक, सैंडस्टोन, ये सब। इंडिया को मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ से मिलता है? तो साउथ वेस्ट मानसून से मिलता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। और ये क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी माउंटेन पास कौन सी रेंज में है? हल्दी घाटी माउंटेन पास है अरावली की रेंज में। अरे आप लोग एक बात बताइए, आप लोग मुझे YouTube पर फॉलो करते हैं? हल्दी घाटी से मुझे आज याद आ गया, आज 9 मई है ना, और 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। आप लोग YouTube पर जाकर के आज का मेरा वीडियो देखना जो मैंने सुबह सुबह पढ़ाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाओ देखो। मॉर्निंग में मैंने 9 मई 1540 की वजह से आज 9 मई को ये महाराणा प्रताप के ऊपर एक लेक्चर पढ़ाया है। गो एंड वॉच दैट लेक्चर, आपको मजा आएगा। ठीक है, आपको मतलब एक हीरो के बारे में जानने को मिलेगा कि सच में वो महान क्यों कहे जाते हैं, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है कि महाराणा प्रताप महान है। खैर, हल्दी घाटी का दर्रा इंपॉर्टेंट दर्रा है और हल्दी घाटी का पर्वत दर्रा ये अरावली श्रृंखला में। हल्दी घाटी की मिट्टी का रंग पीला है और पीले रंग के पीछे वजह मैंने आपको बताई है, ऑक्साइड। ठीक है, कौन सी झील का खारापन सबसे ज्यादा है? तो दोस्तों सिंपल सी बात है, सांभर झील का खारापन। ये झीलों के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, इनका PDF मैं आपको दे दूंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। मैं तो बस आपको ले चलना चाह रहा हूं, ये है ना। शिपकिला किस राज्य का प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है? तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश का। शिपकिला दर्रे से याद रखिएगा, शिपकिला
इस दर्रे से सतलज नदी भारत में घुसती है। कौन सी नदी भारत में घुसती है? सतलज नदी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर ये सतलज नदी वाला दर्रा आप देख सकते हो, इसका मैं यहाँ पर मैप आपको दिखा देता हूँ, ये ध्यान से देखिए। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन आप 4 दर्रे देखते हो हिमाचल प्रदेश में। शिपकिला दर्रे से घुसती है सतलज नदी। एक दर्रा है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे की खास बात यह है कि यहाँ से ब्यास नदी और रावी नदी निकलती है। बारालाचाला दर्रे के पास से चेनाब नदी निकलती है। और एक देवसा दर्रा है जो हिमाचल से लद्दाख की तरफ, और रोहतांग दर्रे से भी एक हाईवे निकलता है जो मनाली से लेह को जोड़ता है। ठीक है, देख सकता हूं मधु मौर्य आपका डाउट भी, आपका कमेंट भी, सबका कमेंट देख सकता हूं मैं। ठीक है, अंकित दर्रा मतलब पहाड़ों के बीच में गैप। लखविंदर सिंह एक बात बताओ यार, आप मेरे सेशंस में रिवर सिस्टम वाले में नहीं थे? पहले से आपने पढ़ाई नहीं की है मेरे सेशंस में? टू एवरीबडी जिसने मेरा रिकॉर्डेड सेशन नहीं किया है, प्लीज जाकर रिकॉर्डेड सेशन करो पहले नंबर से। जो मैंने पहले से पढ़ाना शुरू किया है उसको पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आप नहीं थे ना तो गलत किए हो यार, प्लीज पहले पढ़ो उसके बारे में। मैं सभी को बोल रहा हूँ, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम अभी नहीं होगा कुलविंदर, एग्जाम ये हो जाने दो, जो एक्चुअली ये इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन का प्रोसेस हो जाने दो, उसके बाद वो जारी करेंगे डेट अपनी। नाथपा जाखरी डैम भी इसी पर है, सतलज नदी पर। संजीत रॉय कह रहे हैं सर जी नोट्स बनाना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा संजीत। आपको पता है क्या है, आपने एडमिशन ले लिया है ना यहाँ पे, बस आपने अबे हमें पैसे पे कर दिए, आपने एडमिशन ले लिया, आप बस बैठे रहो, एग्जाम हॉल में भी मत जाना, आप पास हो जाओगे, टेंशन मत लो। ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पे आ जाएगा। आपको ना नोट्स बनाने की टेंशन है, ना आपको प्रैक्टिस करने की टेंशन है, ना आपको पढ़ाई करने की टेंशन है। आपने कोर्स में एडमिशन ले लिया, आप चाहे क्लास करो ना करो, आप चाहे पढ़ाई करो ना करो, आप चाहे नोट्स बनाओ ना बनाओ, आप चाहे टेस्ट दो ना दो, आप बस एग्जाम हॉल में जाओ या ना जाओ, आपकी जो ज्वाइनिंग है वो ज्वाइनिंग आपके सीधे घर पे आ जाएगी। डोंट वरी अबाउट दिस, टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं कौन के नीचे लगाऊंगा तुम्हारे, नोट्स बनाना पड़ेगा। कैसे चलेगा यार बिना नोट्स बनाए? जब स्कूल पास नहीं हुए बिना नोट्स बनाए तो कहां से ये? ठीक है, अंकित कुमार पीछे का क्लास सब करना है? नहीं नहीं नहीं, सब मत करो ना, क्योंकि मैं तो फालतू पढ़ाता हूं। क्या बोले यार, करनी पड़ेगी मेहनत यार। जिस रवैया जो है ना आपका, उस रवैये से तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता, ना ना, नहीं होता यार। जो ये डाउट लिख रहे हो, इन डाउट को लिखने से एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता भाई, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं होता यार। प्लीज मुझसे ऐसे मत पूछा करो, मेरे को बड़ी गुस्सा आती है कि सर नोट्स बनाने पड़ेंगे क्या, सर वीडियो देखने पड़ेंगे क्या। अरे मैं मजाक करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, आपको लगता है सीरियसली कि मुझे भौंकने का शौक होगा, है बोलते रहने का शौक होगा? कोई इंसान इस दुनिया में काम करना चाहता है? कभी नहीं करना चाहता। वो जो लोग कहते हैं ना कि मैं पैशनेट हूं अपने काम को लेकर, मामू बना रहे हैं यार, नहीं होता कोई भी। हर किसी का बेसिक नेचर यही है कि आराम करने को मिले, मस्त। अगर आपको ये कह दिया जाए कि आप जो खाना चाहो खा सकते हो, आपको सब अवेलेबल है, आप जो पीना चाहो पी सकते हो, सब अवेलेबल है, आपके शरीर में कभी कोई रोग नहीं आएगा, और आप आराम से अपने घर में मस्त जिंदगी गुजारो, सामने एक बेहतरीन रिवर व्यू पॉइंट है, आपके पास पैसों की कमी नहीं है, या समंदर का व्यू है, अब आप बताओ आप कभी भी काम करोगे? नहीं करता यार कोई भी। आदमी का बेसिक नेचर ही है आलस्य, उस आलस्य को तोड़ना पड़ेगा।
नोट्स बनाने पड़ेंगे, पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, टेस्ट सीरीज लगानी पड़ेगी। इसीलिए 1000 में 3 सिलेक्ट होते हैं। ये जो 0.3% सिलेक्शन रेट है ना, इसीलिए है, क्योंकि जो मेहनत सोच के आते हैं वो मेहनत करते ही नहीं है, अपने आप को पुश ही नहीं करते। नहीं पुश करते हो, इसलिए मुझे बड़ा दुख होता है। और मैंने तो आप ही के बैच में बोला था ना कि आपका बैच पूरा होने के बाद मैं गंगा नहाऊंगा। मोस्ट प्रोबेबली इस सैटरडे को मैं गंगा नहाऊंगा डेफिनेटली, चाहे ऋषिकेश में नहाऊं, चाहे गढ़मुक्तेश्वर में नहाऊं, और चाहे कानपुर में नहाऊं। ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है दोस्त। हाँ, माउंटेन गैप से रिवर फ्लो कर सकती है, किसी किसी से रिवर फ्लो करती है निखिल, जैसे शिपकिला है, शिपकिला से रिवर एंटर करती है सतलज नदी। चलो आप लोग ना मुझे एक काम करना, मुझे सोशल मीडिया पे कहीं पे ढूंढ लेना, वहां पर मैंने पीडीएफ शेयर किए हुए हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक कहीं पे भी ढूंढ लेना, या टेलीग्राम पर ढूंढ लेना, नवदीप सर के नाम से मिल जाऊंगा मैं। आप वहां से मेरे से सारे पीडीएफ ले लेना, क्योंकि यहाँ पर सारे पीडीएफ अपलोड कर पाना बहुत टफ है। या तो फिर आप जीएस बाई नवदीप सर ग्रुप आता है कम्युनिटी में, तो आप अपने अड्डा ऐप के होम पेज पर जाइए, होम पेज पे जाने के बाद जीएस बाई नवदीप सर ग्रुप आपको कम्युनिटी के अंदर मिलेगा, एक्सप्लोर ग्रुप में, उस ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर ग्रुप से डाउनलोड ना हो पाए तो फिर आप सोशल मीडिया पर ढूंढ लीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको टेलीग्राम पर फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, हाँ, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी दे देंगे, उसमें टेंशन आपको नहीं लेनी। अनिकेत, हाँ हाँ जरूरी है। अरे कोई भी कमेंट ऑफ कर देगा इस तरह की अगर बातें लिखी जाएंगी तो। आप सोचो कि कोई फैकल्टी चिल्ला चिल्ला के आपको 1 घंटे पढ़ाता है ईमानदारी से मेहनत करके, और आप उससे पूछे कि सर नोट्स बनाना पड़ेगा क्या, कितना बुरा लगता होगा उसको अंदर से। आपकी मम्मी मेहनत करके खाना बनाए आपके लिए, और फिर आप उनसे पूछ दो कि सर मम्मी इसको खाना पड़ेगा क्या, कितना बेकार लगेगा आपकी मम्मी को। भाई समझो ना अंदर से बातें, अपना कर्तव्य समझो। आपका कर्तव्य है पढ़ाई करना, मेहनत करना, नोट्स बनाना, रिवाइज करना, टेस्ट देना, टेस्ट में नंबर अच्छे लाना। नहीं करो कौन करेगा। ठीक है, ठीक है साहिल, ले लेना मेरे से ढूंढ करके कहीं पर भी, तो मैं आपको डेफिनेटली मिल जाऊंगा, कहीं पर भी अवेलेबल हूँ, सोशल डोमेन में अवेलेबल हूँ मैं। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के प्रैक्टिस सेशन की वजह से ही कमेंट खुले रखा था मैं, और कोशिश तो मेरी यही रहेगी। चलो, थैंक यू।